नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम खुला आकाश में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा है जहां पर महिलाओं को दोयम दर्जा या वो सेकंड सिटीजन के तौर पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इस पोजीशनिंग के चलते, इसके चलते महिलाओं की गर्भ में ही बच्चियां जो पल रही हैं उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है, जिससे लिंगानुपात घटता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से वो वंचित रहती हैं, दहेज हत्याएं होती हैं, यानी तमाम समस्याएं हैं। साल 2015 में केंद्र सरकार ने इस मामले में नीतिगत हस्तक्षेप का निर्णय लिया और इसके तहत सरकार एक योजना लाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई और 3 मंत्रालयों को इसका जिम्मा सौंपा गया, जिसमें स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। सरकार का मकसद था कि नीतिगत हस्तक्षेप करके, जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें नीतिगत हस्तक्षेप करके जो लिंगानुपात लगातार घट रहा है उसको कम किया जाए और साथ ही साथ समाज में जागरूकता लाई जाए। बच्चे और बच्चियों में यानी लड़के और लड़कियों में समानता का भाव लाया जाए, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर। इस बीच कई रोल मॉडल भी हमारे सामने आए, कई लड़कियां सामने आई जिन्होंने लीक से हट करके बहुत सारे काम किए। ऐसी ही एक लड़की, ऐसी ही एक महिला, ऐसी ही एक बिहार की बेटी हमारे साथ में है। हमारे साथ में है अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह जो हैं वो 25 साल से फिल्म एडिटिंग से जुड़ी हुई हैं। फिल्मों में भी उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया। फिल्म एडिटिंग से उनका 17 साल से जुड़ाव है और एक खास बात जो उनको बेहद अलग और बेहद ऊपर ले करके जाती है वो ये कि उन्होंने हॉलीवुड में फिल्म एडिटिंग की है। वो हॉलीवुड में ऐसी भारतीय हैं, चंद भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने फिल्म एडिटिंग की है। आज हम उन्हीं से, गया की इस बेटी से, बिहार की इस बेटी से, उन्हीं से उनके सफ़र के बारे में जानेंगे कि उनके जीवन के अनुभव क्या हैं और उनके इलाके के लोग यानी गया वजीरगंज इलाके के लोग, उस इलाके की बच्चियाँ उनसे कैसे प्रेरित हो रही हैं। इन सब मसलों पर हम बातचीत करेंगे। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अनुराधा जी, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, माता पिता क्या करते थे, क्या हुआ, सफ़र जो आपका था वो कैसे शुरू हुआ? मैं वजीरगंज को बिलोंग करती हूँ, जो कि गया ज़िले में बिहार में पड़ता है जी। और मैं अपने माता पिता की पहली संतान हूँ। मेरे बाबा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरी दादी उनका साथ दिया करती थी और मेरे पिताजी फिर सोशल एक्टिविस्ट थे। और चूँकि मैं उनकी पहली संतान थी, मेरे बाबा की इच्छा थी कि मेरी बुआ जो हैं वो वनस्थली में पढ़े। एक स्कूल है वनस्थली, क्योंकि जहाँ मेरा घर है वजीरगंज, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे उतने और मेरे पिताजी और बाबा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। तो मुझे वहाँ से मुझे हमेशा एक लड़की होने के नाते भी बहुत अच्छा एजुकेशन मिला है, बहुत अच्छा माहौल। मुझे हर अपॉर्चुनिटी मेरे माँ बाप ने, मेरे बाबा दादी ने, नाना नानी ने प्रोवाइड कराया। तो मैं वहाँ से करीब 2000 किलोमीटर दूर राजस्थान में पढ़ने गई, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरे बाबा की इच्छा थी कि मेरी बुआ वहाँ पढ़ें, तो वो नहीं पढ़ा पाए किसी कारणवश, तो मुझे मेरे पिताजी वहाँ लेके गए पढ़ाने के लिए, बहुत छोटी सी उम्र में। और वजीरगंज का मैं एक घटना सुनाऊंगी जो मेरे पिताजी मुझे एक दिन बता रहे थे कि 1980 की बात है। मुझे वो साइकिल चलाना सिखा रहे थे। उस वक्त मैं 9 या 10 वर्ष की थी। तो वहाँ के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे लड़की और साइकिल मतलब एक अजूबा चीज़ हो, जैसे कोई हवाई जहाज चलाना किसी ने शुरू कर दिया हो। और आज जब मेरे पिताजी बताते हैं कि हर तीसरी लड़की साइकिल पे होती है, साइकिल चला रही होती है, स्कूटी चला रही होती है, तो ये माहौल में जो बदलाव है वो बहुत अच्छा लगता है देख के। और दूसरा रहा कि मुझे मेरे माता पिता ने हर वो अवसर दिया और हर काम करने का मौका दिया जो मैं चाहती थी। जैसे शुरुआत में मैं ज़िंदगी भर ये सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मगर जब मैं मेडिकल कॉलेज गई तो मुझे मेरे जितने रोमांस थे वो ब्लड और कैंची और ये सब देख के मुझे लगा कि मेरे लिए सही फील्ड नहीं है। फिर डेस्टिनी किस तरह से घूमती है, घूमते घूमते ऐसा हुआ कि डेस्टिनी ने मुझे चूज़ कर लिया और मैं सिनेमा के क्षेत्र में फिर आ गई। आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आप 2000 किलोमीटर दूर जो है राजस्थान में पढ़ने गई। जब आपके माता पिता ने ये फैसला लिया या दादा दादी ने ये फैसला लिया तो आसपास के समाज ने क्या कहा या फिर आपके रिश्तेदारों ने भी क्या कहा? मतलब किस तरह की वॉइसेस आई हों, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो।
मेरे माता पिता और बाबा दादी और नानी के सिवा सब लोगों को ये पसंद नहीं था, इसीलिए मेरे घर में मैं अपने ख़ानदान की वो लड़की रही हूँ जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई किया है मैंने, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे उड़ने के लिए वो पंख दिए और उड़ने का हौसला भी दिया, क्योंकि आपको उड़ने के लिए हौसले की भी ज़रूरत होती है पंखों के साथ साथ। तो वो माता पिता ऐसे रहे सबके मना करने के बावजूद भी, क्योंकि आप इमेजिन। और मुझे याद है 1994 में जब मैंने सिनेमा ज्वाइन करने का सोचा था, सब लोग पापा को कहते थे कि ये इनका भी दिमाग ख़राब हो गया और इसकी बेटी का भी दिमाग ख़राब हो गया है। तो आप सोच सकते हैं, पर मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे हमेशा बोला कि जो भी करना है ज़िंदगी में करो, हम साथ खड़े हैं। तो उसने मेरी नींव को बहुत मजबूत किया, जो कि बहुत ज़रूरत है। माँ बाप का साथ बच्चों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका साथ नहीं होगा तो आपकी नींव हिल सकती है, हिल जाती है, जिसको कि मैंने अनुभव किया अपनी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि माँ बाप का साथ रहता है तो बच्चों को अपनी उड़ान भरने की ताकत मिलती है और बच्चे फिर हर उस ऊंचाई तक जा सकते हैं जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। तो ये मेरा सहयोग रहा है। और मेरे आसपास के लोग, और फिर वही लोग जो कहते थे मुझे पागल कहते थे, मेरे माता पिता के डिसीजंस को गलत बताते थे, आज वही लोग कहते हैं, बताते हैं कि ये हमारी भतीजी है, बहन है, कज़न है, सब। और दरअसल उस लोकेलिटी की या उस इलाके की पहचान जो है वो आपसे हो जाती है जब इस तरीके से माँ बाप जो हैं अपनी बेटियों में या अपने बच्चों में अपना विश्वास जताते हैं और उनको पंख देते हैं उड़ने के लिए। तो दरअसल उस पूरे समाज की पहचान जो है वो आपसे हो जाती है। आज हम आपको फ़ख्र से कह सकते हैं कि आप बिहार की बेटी हैं जिसने लॉस एंजल्स तक का सफ़र जो है वो तय किया। मेरा अगला सवाल इसी से है कि ये आप वनस्थली में पढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद का कैसा सफ़र हुआ? FTI पुणे आप कैसे चली गई और एडिटिंग को आपने कैसे चुन लिया? जी, वनस्थली में जब मैंने एंटर किया था तो मैंने पहली लाइन जो पढ़ी थी, मैं करीब 8 या 9 साल की थी, वो लाइन जो ऊपर लिखा हुआ था, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ होता नारी का सम्मान वहाँ बसते श्री भगवान। तो ये जो वनस्थली ने मेरी नींव बहुत मजबूत रखी, और माँ बाप के संस्कारों ने और वनस्थली की जो पंचमुखी शिक्षा और जो प्रोन्नति करवाते हैं उसने बहुत मजबूत रखा। तो मुझे इंडिपेंडेंट सोच और इंडिपेंडेंट अप्रोच दोनों बहुत अच्छे तरीके से मिले। हुआ यूँ कि जब मैंने मेडिसिन की तरफ नहीं जाने का डिसाइड किया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके पास बहुत गाइडेंस हो नहीं पाता है, छोटे छोटे शहरों में कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाता है। तो मैं सोचती रही कि करना क्या चाहिए। तो मैंने बहुत सारी जगह पे अपना ट्राई किया, बट मुझे सिनेमा ने खुद ढूंढ लिया। कहते हैं ना, समथिंग हैपन्स बाय चांस, समथिंग हैपन्स बाय चॉइस। इन माई लाइफ सिनेमा बाय चांस, सिनेमा ने आपने बाय चांस घटा, जो मेरा चॉइस बन गया फिर। तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुआ, और इस तरह से घटनाएं होती चली गई। तो मैंने एक बार कैसे ढूंढ लिया, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, कैसे ढूंढ लिया? ये बहुत रोमांचक चीज़ है। जी बिल्कुल। हुआ यूँ कि मैं हिंदू कॉलेज में दिल्ली में पढ़ रही थी, पॉलिटिकल साइंस में। आपका जर्नलिज्म में भी थोड़े दिन का जो है एक्सपीरियंस रहा है। जी। तो मैं भारतीय विद्या भवन दिल्ली में गई, और वहाँ जाकर के मैंने वहाँ पर अपना एक कोर्स किया। उस कोर्स के दौरान मिस्टर मक्कर थे एक हमारे प्रोफेसर, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एडिटिंग में बहुत अच्छा रुझाव है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि या तो मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट चली जाऊँ, या फिर रेनू सलूजा एक बॉम्बे में है बहुत अच्छी एडिटर, उनको मैं ज्वाइन करूं। तो फिर मैं बॉम्बे गई। मालूम चला कि एक्चुअली मैं पूना गई पहले, वहाँ मालूम चला कि वो 0 सेशन है, एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। तो मैं बॉम्बे आई, मैंने रेनू सलूजा को खोजा और उनसे बहुत कोशिश की कि वो मुझे रख लें। मगर रेनू जी के पास उस समय 6-7 असिस्टेंट थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं रख नहीं पाऊंगी। बट फिर क्या हुआ, एक ऐसा चांस आया कि विदु विनोद चोपड़ा मिशन कश्मीर मतलब एक फिल्म बनाने जा रहे थे। तो उस पर उनको असिस्टेंट चाहिए था, तो उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको असिस्टेंट चाहिए था जो कि रेनू सलूजा को हेल्प कर सके। तो डेस्टिनी ऐसा चाह रही थी, हो गया, और उन्होंने मुझे रख लिया। और फिर मेरा सिनेमा का आगे भी आपके सफर के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मेरे तन को याद तुम्हें क्यों आई मां। कार्यक्रम मॉम शो दूसरे और चौथे शनिवार दोपहर 12 बजे से सिर्फ DD बिहार पर। बापू के वचनों से दिन की शुरुआत, खास लोगों से सीधी मुलाकात, स्वस्थ जीवन की बात, सुरीले नगमे और आपका साथ। कार्यक्रम बिहार हर सुबह 8 बजे सिर्फ DD बिहार पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनुराधा जी, आप बता रही थी कि आपको फिल्म में पहली बार आप कैसे आई, लेकिन फिर एफटीआई आप कैसे गई? मतलब एक औपचारिक शिक्षा के लिए फिर आप एफटीआई का आपको जी हुआ यूँ कि रेनू जी ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एडिटर अच्छी बन सकती हो, क्योंकि हुआ जब मैंने विनोद चोपड़ा को ज्वाइन किया था तो डायरेक्शन में आ गई थी मैं, मगर रेनू सलूजा ने, कहते ना आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, उन्होंने जितना दिन मेरे साथ रही वो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अच्छी एडिटर बन सकती हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने भी फॉर्मल एजुकेशन लिया है तो तुम भी वहाँ जाओ। तो मैं एफटीआई को गई और मैंने फॉर्मल एजुकेशन लिया वहाँ पर, और एफटीआई के 4 साल के दौरान मैं एकदम एक डिफरेंट फिल्म मेकर बन गई। और जब मैं वहाँ से एडिटिंग का ग्रेजुएट करके आई, उसी साल मुझे मेरे गॉडफादर एलेक्स से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे हॉलीवुड लेके चले गए। वो आप हॉलीवुड चली गई, लेकिन एक बात जो आप कह रही हैं कि उन्होंने देखा कि एडिटिंग की तरफ आपका रुझान है, और जो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें आपने बोला है कि एडिटिंग जो है वो म्यूज़िक की तरह है, और म्यूज़िक से आपका रुझान जो था या आपका तारुफ जो था वो बचपन से था। एडिटिंग कैसे म्यूज़िक की तरह? अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि एडिटिंग को आप म्यूज़िक से कैसे कंपेयर या उसका संगी साथी कैसे कहती हैं? जी मैं जो एडिट कर को एक सीन को अप्रोच करती हूँ, मुझे एक लगता है हर सीन का अपना एक रिदम है और म्यूज़िक में रिदम होता है। और एडिटिंग में क्या होता है, हम एक बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, फिल्म की शुरुआत होती है, फिर एक क्रेसेंडो पे जाता है, जैसे म्यूज़िक क्रेसेंडो पे जाता है, फिर उसका अंत होता है। तो बिल्कुल वैसा ही म्यूज़िक में जैसा होता है उसी तरह से एडिटिंग में होता है। एक इमोशन की शुरुआत होती है, फिर इमोशन अपने हाईलाइट्स पॉइंट पे जाता है और फिर उसका एंड होता है। तो मैं इस तरह से म्यूज़िक को करती हूँ, और बचपन से मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। मैं खुद म्यूज़िक क्रिएट भी करती हूँ। और गया जो आपका इलाका है, दरअसल वो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत ही मशहूर इलाका रहा है। जी हाँ। मुझे बॉम्बे में किसी ने एक बार पूछा था कि आपका कोई बैकग्राउंड रहा है क्या म्यूज़िक, क्योंकि मैं म्यूज़िक कंपोज करती हूँ खुद ही। तो मैंने कहा प्रोबेबली वो गया का जो कल्चरल माहौल रहा है, प्रोबेबली वो मेरे उसमें आया होगा, और उसकी वजह से। और ये म्यूज़िक मुझे एडिटिंग में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज अगर आप में रिदम है, बॉडी में रिदम है एज एन एडिटर, तो आप एक सीन को बहुत अच्छा बना सकती हैं। और म्यूज़िक आप में इमोशन पैदा करता है, डिफरेंट डिफरेंट रागाज हैं, डिफरेंट इमोशन पैदा करता है। तो एडिटिंग में भी आप डिफरेंट इमोशन ला सकते हैं, इसलिए आप डिफरेंट टाइप में, आपने देखा होगा मैं डिफरेंट टाइप की फिल्में की है मैंने, तो हर डिफरेंट टाइप की फिल्में करने के लिए आपको इमोशन भी डिफरेंट उसमें लाने पड़ते हैं। तो उस सिलसिले में म्यूज़िक का बहुत अच्छा मेरा सहयोग रहा है। बहुत अच्छा रोल है अनुराधा जी। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि हम अपनी बेटियों को घर की 4 दीवारी में बंद करके रखते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दुनिया देखने का मौका दें या अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का, अलग अलग चीज़ें सुनने का, देखने का या ऑब्जर्वेशन करने का मौका दें, तो वो बाद में जा करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करती है। जैसे म्यूज़िक ने आपको बहुत मदद किया, और इसीलिए आप कहती हैं कि एडिटिंग जो है वो म्यूज़िक जैसा है, वो एक रिदम जैसी है। आप हॉलीवुड में जब गई तो फिर आपने क्या पाया, क्योंकि आपने यहाँ पर भी काम किया, बॉलीवुड में भी आपने काम किया, या आप 30 से ज़्यादा आपने फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेकर के काम किया है, वहाँ आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? वहाँ के बारे में ज़रा सा बताएं हमको, वहाँ के लोगों के बारे में। जी, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से सीधे निकलते हैं, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के जस्ट बाद मैं वहाँ हॉलीवुड चली गई। वहाँ मुझे एक बच्चे की तरह से हाथ पकड़ के हर इंसान जिनके साथ भी मैंने काम किया है, उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह से हाथ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाया है, और बड़े प्यार से सिखाया है, अपनेपन से सिखाया है। वहाँ मैंने देखा है कि काम की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है, टाइम बाउंड है, और आपको डिलीवरेबल्स के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट है वो। तो वहाँ बहुत रेजिमेंटेड काम है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है, और इस वजह से आप बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं और आप अपना काम में बहुत बेहतर कर पाते हैं, और जितना काम करते हैं उसकी वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो इस मामले में हर तरीके से आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहता है वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। और जब हम तुलना करते हैं तो मतलब है कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है वो आप ज़्यादा बेहतर है। आप जब एडिटिंग करती हैं तो आप जब हॉलीवुड के लिए काम कर रही हैं तो मतलब है कि आप यूनिवर्सल दर्शकों के लिए काम कर रही हैं, मतलब एक सार्वभौमिकता भी ढूंढती हैं। तो एडिटिंग और, लेकिन बिहार के दर्शक को जो चीज़ अच्छी लग सकती है, हो सकता है कि दिल्ली के दर्शक को वो चीज़ अच्छी ना लगे। तो अनुराधा जब एडिटिंग टेबल पे जाती हैं तो क्या एक ऐसा पॉइंट पकड़ करके काम करती हैं ताकि वो सबको अच्छा लगे? क्या एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपील करती है? मैंने अनुभव किया है कि जो कला और सिनेमा और इस सब का क्षेत्र होता है,
उसमें मैंने ये अनुभव किया है कि इमोशन एक यूनिवर्सल होता है। वो अमेरिका के किसी शहर में भी चल रहा है तो वही इमोशन बिहार के एक छोटे से गांव में भी अगर आपने सही तरीके से उस इमोशन को दर्शाया है तो उसकी रिएक्शन आपको बिल्कुल इक्वली सेम मिलेगा। तो मैं उसी चीज़ को पकड़ती हूँ कि क्या चीज़ है जो मुझे अंदर से कनेक्ट करती है। वो चीज़ अगर मुझे अंदर से कनेक्ट करती है और उसके बड़ी ईमानदारी से मैंने उसको निभाया है तो वो मुझे गांव के एक आदमी को भी उतना ही कनेक्ट करेगा जो कि एक शहर के एक आदमी को कनेक्ट करेगा। उस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और इसमें एक बात जो मुझे बार बार याद आती है कि बार बार जब बोलते हैं कि गाने कौन से हिट होंगे तो बोलते हैं कि गाने वो हिट होंगे जिसको सेट पे फिल्माया जाए और सेट वाले सब लोग जो है वो गाने लगे, उनकी ज़ुबान पर चढ़ जाए तो गाने जो है वो हिट हो जाएंगे। आप लोग अलग अलग, जैसे मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी तो आपने कैंसर पेशेंट्स के लिए भी फिल्में बनाई हैं, रेप विक्टिम्स के लिए भी फिल्में बनाई हैं और मसाला फिल्में भी बनाई हैं, यानी अलग अलग जनरे पे जिस पे आप काम कर रही हैं। एडिटर का अपना जो एहसास या अपना जो मनोभाव होता है उसकी अगर हम मनोभाव की बात करें, एहसास की बात करें तो वो कैसे, क्योंकि जब आप फिल्म में काट रही हैं तो आप उसके साथ कैसे जीती और कैसे रहती हैं, ये थोड़ा सा अगर आप हम अनुभवों को बता सकें। ज़रूर। एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम किसी फिल्म के साथ या किसी मटेरियल के साथ कोई रहता है तो वो है एडिटर, क्योंकि आप एक ही मटेरियल को 100 बार, 200 बार, 150 बार, 300 बार, 500 बार भी देखते हैं और आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी भी बना के रखनी है और आपको अपना इमोशन भी उसमें डालना है। और जब आप किसी भी एज एन एडिटर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो डायरेक्टर एक डिफरेंट माइंड को लेके आता है, नहीं तो ऑपरेटर भी रख सकता है वो, लेकिन एक एडिटर लाया जाता है ताकि उस मटेरियल पे एक इंडिपेंडेंट माइंड अपने तरीके से काम कर सके। और जब आप एक एज ए इंसान जाते हैं तो आपका अपना टच हर उस काम पे जाता है जिसको आप टच करते हैं, क्योंकि आप जो फील करेंगे वही आप दिखाएंगे जो आप अंदर से। तो अगर आप एक कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर कॉमेडी नहीं है तो आप दिखा ही नहीं सकते हैं उसको। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जो कि आप दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने जिन जिन पहलुओं को छुआ है उसको जीना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आप उसको जिएगा नहीं तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, फिर वो ईमानदारी से आएगा नहीं। ईश्वर की ऐसी, ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही है कि जिन फिल्मों को मैंने किया है काफ़ी फिल्में अच्छी रही हैं, पब्लिक दर्शकों ने बहुत पसंद किया है, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस तरह से चीज़ों को अप्रोच करो तो पब्लिक को पसंद आता है। तो एक्चुअली एडिटर का काम है डेविल्स एडवोकेट, ऑडियंस का डेविल्स एडवोकेट होते हैं हम लोग, कि एक ऑडियंस की तरह से हम लोग वहाँ बैठे होते हैं हर उस चीज़ को रखने के लिए जो ऑडियंस को अच्छा लगे और अच्छे तरीके से हम उसको दिखा सकें। तो वही हमारा काम रहता है। मतलब एक एडिटर जो होता है वो मल्टी फैकेटेड पर्सनालिटी होता है, उसमें कई रंग होते हैं पर्सनालिटी के, और वही पर्सनालिटी के जो रंग हैं वो दरअसल आपकी फिल्मों में दिखाई देते हैं। आपने जब ये सफ़र तय किया तो आप गया में, जिस इलाके में आप रहती हैं, आप बता रही हैं कि आप वजीरगंज में रहती हैं, वहाँ उस इलाके में क्या फ़र्क पड़ा? आप लड़कियों में, महिलाओं में कोई ना कोई फ़र्क तो महसूस करती होंगी, क्योंकि उनके इलाके से एक आइडल या एक मॉडल लड़की जो है वो निकली है, एक प्रेरणा निकली है। मैंने देखा वहाँ अब लोगों में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। वहाँ की लड़कियों को अब सीखने की, अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो आप कितना भी चाहेंगे तो कैसे होगा। तो इस पेंडेमिक में मैंने कोशिश किया है अपने भाई के साथ मिलकर एक स्कूल खोलने का। तो वहाँ हमने एक स्कूल खोला है, पोद्दार जंबो किड्स करके, फ्रेंचाइजी लिया है बॉम्बे से, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्टल भेजा, बहुत दूर, माइल्स एंड माइल्स अवे। तो मैंने सोचा कि वो चीज़ अगर मैं यहाँ रख दूँगी तो पेरेंट्स के पास रह के इस जगह की बच्चियाँ या बच्चे जो भी वो पढ़ सकते हैं और वही एजुकेशन पा सकते हैं जिसके लिए मुझे 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी दिलाने की कोशिश की है उस जगह में। मुझे लगा कि इसका वक्त का मैं अच्छा यूज़ कर सकती हूँ, तो वो कोशिश की है हमने करने की, ताकि लोगों को जो एक अच्छा, क्योंकि आप जब तक अच्छी चीज़ देंगे नहीं, लोगों को पता चलेगा नहीं कि कैसे मिल सकता है या कैसे हम पा सकते हैं, तब तक उनको समझ कैसे आएगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को स्ट्रेच नहीं करेंगे, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप कितनी दूर तक जा सकती हैं। उसके लिए आपको माहौल देना पड़ेगा, जैसे सरकार ने भी बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं, दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने भी एक कोशिश की है, एक शुरुआत की है, ताकि एक अच्छा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत के लिए, तो वो हमने कोशिश की। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक बेटी जो कि एक रोल मॉडल बन करके सामने आती है, वो अपने इलाके को कैसे तब्दील करती है। मेरा सवाल ये था, जैसे अभी ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, तो उसमें जो मेडल जीतते हैं जो खिलाड़ी, वो पूरे के पूरे इलाके को परिवर्तित कर देते हैं वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो एक जब आप वहाँ से निकली तो कैसे परिवर्तित किया, और आप
कई कई सालों बाद आती हैं यहाँ पर, तो क्या परिवर्तन आप देखती हैं? और क्योंकि आपको लोग रोल के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर आपको लोग ज़रूर वो करते होंगे। पहला कदम उठाने में थोड़ा हिम्मत चाहिए और बहुत जिगर चाहिए होता है। तो मेरे पिताजी ने जो शुरुआत की थी, क्योंकि मुझसे पहले वहाँ पर कोई इतने दूर मेरे अपने परिवार में भी नहीं भेजता था। तो जब लोगों ने देखा और अभी लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा, जब आप एक चीज़ देख लेते हैं ना कि हाँ ये टेस्टेड एंड ट्रायल सही है, तो फिर आप हिम्मत करते हैं, जुटाते हैं। और फिर लड़कियों में भी हिम्मत आता है कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, है ना। आपको लगता है कि अगर उसने कर लिया इस जगह में रह के, इस परिस्थिति में रह के, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो लड़कियों में भी आप भावना आती है और माता पिता में भी लगता है कि उन्होंने दिया तो देखिए आज उसकी लड़की अच्छा कर रही है। तो ये एग्जाम्पल सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, दोनों तरफ से लगता है कि जब उसकी लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और दरअसल सरकार जो कार्यक्रम चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका मकसद भी यही है कि भाई आप लड़कों और लड़कियों को उनके बराबर के ऑप्शंस दें या बराबर के विकल्प दें, ताकि वो जो भी जिस क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहता है उस क्षेत्र में वो अच्छा काम कर सके। आपने एडिटिंग का जो ये विकल्प चुना, अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कोई एडिटिंग में जाना चाहता है, पहले तो लड़कियां बहुत कम ही हैं इस फील्ड में, हम लोग देखते हैं वीडियो एडिटर्स भी कम है और फिल्म एडिटर्स तो उससे भी ज़्यादा कम है गिनती के। बॉलीवुड में भी जब हम बोलते हैं तो आप उंगलियों में उसको गिन सकते हैं। कोई अगर जाना चाहे तो कैसे ये पहचाने? जैसे आपके टीचर ने तो पहचान लिया, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि मेरे में वो स्टिंट है? और दूसरी बात ये है कि मैं कैसे अपनी यात्रा कर सकती हूँ, कैसे मैं जा सकती हूँ, क्या क्या विकल्प होते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट? जी, एक तो पहली चीज़ बताऊंगी, एडिटिंग मेरे टाइम पे भी मेल डोमिनेटेड था और काफ़ी हद तक मेल डोमिनेटेड है, अभी भी है, हाँ। ऐसा कहते हैं। तो पर मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि मैंने कहते हैं ना, मुझे एक प्रोग्राम में किसी ने पूछा था कि व्हाई हैव यू लेफ्ट द वेरी सेटल्ड करियर ऑफ मेडिसिन टू जॉइन अनसेटल्ड करियर ऑफ सिनेमा। तो मैंने एक लाइन कही थी कि साहिल के किनारों से हमें इनकार तो नहीं, साहिल के किनारों से हमें इनकार तो नहीं, मगर तूफानों से कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जब आप चैलेंजेस लेना शुरू करते हैं ना, आप किसी ने कहा कि मेल डोमिनेटेड, कोई भी फील्ड किसी भी जेंडर बायस नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन बहुत मेहनत है। तो इसमें थोड़ा लड़कियां कम आ पाती हैं, क्योंकि एक फिल्म के दौरान मुझे 21 घंटे करीब 9 मंथ्स तक काम करना पड़ा था और उसके दौरान मेरा टेल बोन क्रैक हो गया था, जिसमें बैठने की मुझे दिक्कत होने लग गई थी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है, इसमें आपको फिजिकल मेंटल सब लगता है, आपको एक ही चीज़ को ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और फिजिकली भी मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी बना के रखना है। और दूसरा आपने जैसे पूछा कि इस फील्ड के ऑप्शंस क्या हैं, तो आप सिनेमा, अगर आपको थोड़ा भी सिनेमा से लगाव है, आपको स्टोरी टेलिंग से लगाव है, तो ये फील्ड एक बहुत बेहतर फील्ड है। और बिहाइंड द कैमरा इसमें क्या होता है, हम एक नॉन लिविंग थिंग्स में इमोशन डालते हैं और लाइफ देते हैं उसको। तो वो जो एक फीलिंग आती है ना कि एक नॉन लिविंग थिंग्स में आपने लाइफ डाली और फिर अपनी बेटी को जब रिलीज़ करते हैं तो लाइक अपनी बेटी को आप विदा करते हैं, तो वो वाली सारी जो फीलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत खूबसूरत होती है इस फील्ड में आने के लिए। तो अगर जिन लोगों को इस तरफ थोड़ा भी रुझान है, तो अब तो बहुत फिल्म स्कूल खुल गए हैं, बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जहाँ लोग फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, तो ऐसे फिल्म मेकर बनना है तो आपको फिल्म इंस्टीट्यूट या फिल्म ट्रेनिंग प्लेसेस पे आपको जा करके फॉर्मल ट्रेनिंग लेंगे तो आप बहुत बेहतर फिल्म मेकर बन सकते हैं। और कुछ लोग ऑन द जॉब भी सीख लेते हैं, ऑन द जॉब भी सीख लेते हैं। और यहाँ पर एक और बात अनुराधा जी महत्वपूर्ण है कि आपको एम्बियंसेस, जो आसपास की आवाज़ें हैं, उनको पकड़ना आना चाहिए, आपको म्यूज़िक की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। एक एडिटर को अपने आसपास के जीवन के बारे में या जो भी फिल्म वो काट रहा है, एडिट कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी समझ होती है और वो बहुत अच्छी समझ ही दरअसल उसकी फ़िल्म को बहुत बेहतर भी बनाती है। आप जब अब जाती हैं अपने इलाके में, तो क्या कोई क्वेरीज आती हैं कि भाई ये भी जाना चाहते हैं या वो भी जाना चाहते हैं? और क्या आपकी विदेश यात्रा के बारे में, क्योंकि हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं, आपकी विदेश यात्रा के बारे में किसी तरह के कोई सवाल होते हैं जब आप आती हैं अपने घर पर? तब आसपास के लोग ज़रूर पूछते होंगे। हाँ, एक तो काफ़ी लोग को तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि बहुत कम दिखती थी मैं। हाँ। लोगों को पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी की एक बेटी भी है, कि काफ़ी लंबे लंबे अरसे तक बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पर आपको जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता आप आ नहीं पाते हैं। और प्लस लोगों को पता नहीं था कि एडिटिंग होता क्या है।
तो अब लोगों को मालूम चलने लगा, मेरी वजह से मालूम चलने लगा है। एक फ़िल्म किया था मैंने तो उसकी काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, काफ़ी प्रचार हुआ था, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो अब लोग आते हैं कहते हैं मुझसे कि हमें भी एडिटिंग सिखाइए, हमें भी बताइए कैसे होता है, क्या होता है। तो अक्सर लोग, अब लोगों में मैंने आपसे कहा ना, जागरूकता फैलने लगी है। अब लोग जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर के, आर्किटेक्ट के अलावा भी कोई फील्ड है जिसमें हम जा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा। और इसका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ना मैम, वो मैं उसकी तुलना आपको कर नहीं सकती हूँ। एक बार एक फ़िल्म के दौरान मेरी फ़िल्म बहुत पसंद की गई विदेश में, और एक मेरिल स्ट्रिप करके एक एक्ट्रेस हैं जिनको 23 टाइम्स ऑस्कर नॉमिनेटेड हैं, 3 बार ऑस्कर मिला है। उन्होंने जब कहा कि भारत से हमारी एक लड़की आई जिसने इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन काटा है, जब उन्होंने भारत बोला तो मुझे ऐसा लगा कि ओलंपिक के स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, पीछे से मेरा नेशनल फ्लैग जा रहा है और नेशनल एंथम बज रहा है। तो वो जो भारत का जो नाम आता है और जब वो जो फीलिंग होती है उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। और वो जब मैं आकर के यहाँ बताती हूँ लोगों को, तो अब जागरूकता बहुत बढ़ रही है, लोगों को पढ़ने की इच्छा बढ़ रही है, बनने की इच्छा कर रही है। और अब देखिए लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, मेरे टाइम पे शायद 3 या 4 लड़कियाँ एडिटर थी वहाँ पर, FTI में भी। हाँ, FTI में भी, और फिल्मों में भी बहुत कम लड़कियाँ थी उस समय। अब देखिए बहुत काफ़ी लड़कियों की रुचि हो रही है, बहुत लड़कियाँ सीख रही हैं, बहुत अच्छा कर भी रही हैं। अनुराधा, हम जब देखते हैं अभी, अगर जब हम बॉलीवुड देख रहे हैं तो छोटे शहरों के लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन से उनका बड़ा जुड़ाव है। और आप भी एक छोटे शहर या एक कस्बाई राज्य की भी आप आई हैं, क्या आपको लगता है कि इसने आपको बहुत मदद की? इमोशन समझने में बड़ी मदद करता है वो। शहर या जगह छोटा हो सकता है, सपने नहीं छोटे हो सकते हैं, छोटे हो ये मुझे समझ आई। आप बड़ा अच्छा से इमोशन समझते हैं कि दरअसल कैसे कनेक्ट होगा। इसीलिए आप देखिए कि बिहार के अभिनेता जो हैं वो धूम मचा रहे हैं और अलग अलग रोल्स अदा कर रहे हैं, और आज सबके दिलों की धड़कन भी बने हुए हैं। तो हमारी एक बेटी भी हम सबके दिलों की धड़कन है, और सरकार जो कार्यक्रम चला रही है और अनुराधा जैसी तमाम लोग जो हैं वो प्रेरणा है कि आप अपनी बेटियों को पंख दीजिए और वो जितना ऊपर चाहें उतना ऊपर उड़ सकती हैं। अनुराधा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में और आपने इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें कही। आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com। आप हमें ज़रूर लिखें, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दर्शकों, कोरोना अभी गुजरा नहीं है, वैक्सीन ज़रूर लें, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी का ख्याल ज़रूर करें। नमस्कार।